ओआरओपी जब डिक्लेयर हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब डिक्लेयर किया ओआरओपी फौजी भाइयों के लिए, तो हम जैसे ऑफिसर्स जो अपनी जिंदगी के 5 साल या 10 साल जवानी के इस देश के लिए नौछावर करते हैं और सोचते भी नहीं है, हमें दूध में मक्खी जैसे निकाल दिया गया, यूज एंड थ्रो करा गया। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन। भारत सरकार लगातार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि उसने लगभग सभी भूतपूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स, डिसेबिलिटी पेंशनर्स को ओआरओपी का लाभ दिया है। कभी 35,000 करोड़ रुपए की बात करती है तो कभी 60,000 करोड़ रुपए की, कभी 65,000 करोड़ रुपए की बात करती है तो कभी 70,000 करोड़ रुपए की बात। हर भाषण में मोदी जी के मुंह पर सबसे पहले जवानों की जब बात आती है तो वो यही कहती है कि कांग्रेस ने जवानों के साथ में धोखा किया था, लेकिन हमने 2014 में आते ही वन रैंक वन पेंशन लागू किया। लेकिन क्या ये हकीकत है? क्या ये सच्चाई है? क्या हर एक भूतपूर्व सैनिक इस बात से संतुष्ट है कि उसको वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिला है? इन्हीं सब बातों के बीच में एक एसएससी वुमेन ऑफिसर का वीडियो काफ़ी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस वीडियो के अंश अभी आपने कुछ देखे हैं पहले, लेकिन अब आप वो पूरा वीडियो देखें। 20 अक्टूबर 1962 इस देश के इतिहास का वो पन्ना है जो आज भी हम अगर सोचते हैं तो रोटे खड़े हो जाते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई जो हम सुनते आ रहे थे, वही चीनी भाई ने हमारे ही देश के फौजी भाई पे पीठ से छुरा भौंका और वार किया, और 3,500 हमारे फौजी भाई इस देश के लिए शहीद हुए। इस देश में अफरा तफरी मच गई, इमरजेंसी डिक्लेयर हुई जो 1968 तक रही, और देश के फौज में कमियां पाई गई। सोल्जर्स को रिक्रूटमेंट करा गया और ऑफिसर्स को भी रिक्रूटमेंट करा गया। ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट में एक प्रोसेस होता है जो कि एडवर्टाइज किया जाता है, और फिर उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से सिलेक्शन होता है, और फिर वो एक ऑफिसर जो लीडरशिप क्वालिटीज के साथ पाया जाता है उसको ऑफिसर का कमीशन मिलता है। तो ये एक प्रोसेस था, और उसके लिए इमरजेंसी कमीशन सिस्टम लाया गया, और उस सिस्टम में एडवर्टाइज करा गया कि पेंशन अंडर कंसिडरेशन। 1962 में पेंशन अंडर कंसिडरेशन की पॉलिसीज बनाई गई, और उसके तहत ये कमीशन ऑफिसर्स को लाया गया। और जब जरूरत थी तो ये इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स रेगुलर ऑफिसर्स के साथ शोल्डर टू शोल्डर वही काम कर रहे थे जो उनसे एक्सपेक्टेड था एज एन ऑफिसर, एज अ प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर। और ये सिस्टम 2002 तक चला आया, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स में कन्वर्ट हो गया, और उनको भी यही प्रॉमिस करा गया एडवर्टाइजमेंट में कि पेंशन अंडर कंसिडरेशन। मैं भी उसी के तहत आई हूं, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूं, जो मैंने अपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या रोजगार न्यूज़पेपर में ये पढ़ा कि पेंशन अंडर कंसिडरेशन। आज जब मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए प्रो रेटा पेंशन के लिए वीडियोस लोड करती हूं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था। ये मेरे मुंह पे एक चाटा है, क्योंकि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था। पहली बात तो इस देश का कोई भी फौजी भाई या बहन देश के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करती, गर्व से इस देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ती है या बढ़ता है। दूसरी बात, आपने अगर मुझे प्रॉमिस किया था कि पेंशन अंडर कंसिडरेशन है जो 60 साल से 1962 से चला आ रहा है, उस प्रॉमिस के बेसिस पे आपने मुझे लेके आए थे, या मुझ जैसे कितने इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर आए। और फिर ओआरओपी जब डिक्लेयर हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब डिक्लेयर किया ओआरओपी फौजी भाइयों के लिए, तो हम जैसे ऑफिसर्स जो अपनी जिंदगी के 5 साल या 10 साल जवानी के इस देश के लिए नौछावर करते हैं और सोचते भी नहीं है, हमें दूध में मक्खी जैसे निकाल दिया गया, यूज एंड थ्रो करा गया। आप ही बताइए देशवासी, आप ही बताइए कि आपको अगर प्रॉमिस करा जाए और अगर आपको वो चीज ना दी जाए तो क्या आप अपने हकों के लिए लड़ेंगे या चुपचाप बैठ जाएंगे? आज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स या इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स जो काफी बुजुर्ग भी हो गए हैं, आज वो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। क्यों? उसकी क्या गलती है? कभी सोचिए। जय हिंद, जय भारत। फ्लाइंग ऑफिसर इतीशा, proudly to have served Indian Air Force during Kargil and Operation Parakram, on serving the nation even today। फौजी भाइयों और बहनों के लिए गर्व से आगे खड़ी होती हूँ, क्योंकि ये हमारा हक है, और आप
ये देशवासी या देश हम जैसे फौजियों के साथ क्यों गद्दारी कर रही है। वीडियो में बहुत ही गंभीर बात कही गई है। वन रैंक वन पेंशन को भी कवर किया है और एसएससी ऑफिसर्स को जो पेंशन नहीं मिलती है उसकी भी बात में कही गई है। कहीं ना कहीं ये वन रैंक वन पेंशन हर उस सैनिक और भूतपूर्व सैनिक के लिए एक सोचने का विषय बना हुआ है जिसने अपनी ज़िंदगी में से कम 5 साल या कुछ हिस्सा देश सेवा में लगाया हो, लेकिन आखिर जो उसकी उम्मीद थी कि उसको पेंशन मिलेगी और सही से पेंशन मिलेगी, पेंशन में कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इस बात के ऊपर सरकार खरी नहीं उतरी है। सरकार ने आनन फानन में जब इलेक्शन आ रहे थे तो घोषणा कर दी कि वो वन रैंक वन पेंशन पूर्व सैनिकों को देंगे, लेकिन वन रैंक वन पेंशन इतना आसान होता तो कांग्रेस की सरकार आज से 40 साल पहले ही दे देती। इसमें बहुत सारी गंभीरताएं थी, सही से इसका अध्ययन करना था और सही से ओआरओपी लागू हो, भूतपूर्व सैनिकों को आगे किसी भी प्रकार की ओआरओपी की विसंगतियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए इसमें जल्दबाजी काम नहीं आई और वही जल्दबाजी अब पूर्व सैनिकों के लिए एक फांस बन चुकी है। पूर्व सैनिकों को अब चैलेंज मिल चुका है कि वो किस प्रकार ओआरओपी में हुई विसंगतियों को दूर करवाएं। लगातार 20 फरवरी से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सैनिक, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अब इस वुमेन महिला ऑफिसर का जो वीडियो है, इस वीडियो को आप अंत तक सुने। सुनने के बाद में आप भी कहेंगे कि हाँ, ये है असली सच्चाई। ये पेंशन की लड़ाई आज शुरू ही नहीं हुई, ये पेंशन की लड़ाई जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था 1962 में, तभी शुरू हो गई थी और तब से लेकर अब तक पूर्व सैनिकों को पेंशन संबंधित समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है। उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कोई पूर्व सैनिक आयोग नहीं है। हर प्रकार के कर्मचारियों के लिए आयोग बना हुआ है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी हमारे देश में आयोग ना होने की वजह से पूर्व सैनिकों की आवाज़ सरकार तक पहुंचती तो है, लेकिन सरकार है जो उसके लिए कान नहीं लगाते हैं। सरकार उन बातों को सुनने के लिए राज़ी नहीं होती है और जो 2014 में ओआरओपी एक इलेक्शन के नाम पर जुमला खड़ा किया था, उस जुमले के बाद में सरकार ने ओआरओपी से पल्ला झाड़ लिया है। सरकार वन रैंक वन पेंशन के ऊपर अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। अब 2024 का इलेक्शन है। पूर्व सैनिकों को रेवाड़ी में किए गए वादे एक बार सरकार को ज़रूर वापस याद दिलाने चाहिए, ताकि सरकार कुछ हरकत में आए और इलेक्शन से पहले पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं, पेंशन से संबंधित है, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित है, ओआरओपी से, इक्वल एमएसपी से, सेवा प्रथा से, कैंटीन में भेदभाव से, ईसीएचएस में सही व्यवस्थाएं लागू ना होने से, इस प्रकार की लगभग 18 से लेकर 20 पूर्व सैनिकों की मांगे हैं। उन मांगों के ऊपर सरकार कोई कमेटी बिठाए, कोई जजों की कमेटी बिठाए और यही मांग है कि 3 जजों की एक कमेटी बिठा दी जाए, जो कि ये फाइंड आउट करेगी कि ओआरओपी में क्या विसंगतियां हैं और पूर्व सैनिकों की मांगे क्या है। जो कमेटी सजेस्ट करेगी उन सब को पूर्व सैनिक मानने के लिए तैयार है, लेकिन इन सब बातों के बीच में जो वुमेन एसएससी ऑफिसर ने बात कही है, वो बात सरकार को चुभने वाली है। पूर्व सैनिकों के हित में उसने कहा है कि हम कहीं भी आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, हम भूतपूर्व सैनिकों के साथ हैं, उनका हमेशा ही आगे हम सपोर्ट करते रहेंगे। इस प्रकार के यदि योद्धा आगे आएंगे तो पूर्व सैनिकों का जज्बा 7वें आसमान पर होगा और पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर और मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे, ताकि जो अभी 7-8 महीने पूर्व सैनिकों के हाथ में बचे हुए हैं, इस 7-8 महीनों में सरकार से वो कुछ हासिल कर सकें। नहीं तो इसके बाद सरकार अगले 4 साल तक सुनने वाली नहीं है। इसलिए मौका है पूर्व सैनिक एकजुट हो और जो महिला अधिकारी की ने बात कही है उसके अनुसार प्रण लेके मैदान में उतरें, एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि सरकार कुछ हद तक इन मांगों को मान सके। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.